नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मार्केट 360 डिग्री। मेरा नाम राजेश बोथरा और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफ़र के बारे में। काफ़ी लोगों की बहुत क्वेरीज़ आई कि इनिशियल पब्लिक ऑफ़र क्या होता है, कंपनी कैसे इनिशियल ऑफ़र लेके आती है, क्यों लेके आती है, एक रिटेल इन्वेस्टर के नज़रिए से ये पब्लिक ऑफ़र किस प्रकार का होता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे अभी आने वाले वीडियो में। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें और आप हमारा ये वीडियो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट दीजिए। तो हमारे बारे में एक छोटा सा व्हाट वी आर एंड हाउ वी ऑपरेट। सो हम लोग वी आर मेंबर ऑफ हाईली एक्सपीरियंस्ड मेंबर, एक्सपीरियंस्ड इन स्टॉक मार्केट मोर देन 5 ईयर। हमारा करंट टेलीग्राम रिसेंटली ओपन टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे 1200 मेंबर्स है एंड मोस्टली मेंबर एक्टिव भी है। एंड ये एक फ्री चैनल है जिसके ज़रिए काफ़ी लोग मंथली 40 से 50 हज़ार की इनकम जनरेट कर रहे हैं। एंड जो हमारा चैनल का मकसद है, हमारा जो एम है, ये मेनली है एजुकेशन, यंग प्रोफेशनल्स के लिए, यंग स्टूडेंट्स के लिए। तो अपार्ट फ्रॉम उनके रेगुलर इनकम, रेगुलर काम से, इफ़ दे कैन मेक सस्टेनेबल इनकम, आई रिक्वेस्ट प्लीज़ जॉइन ये चैनल। और हमारे कॉल टाइप्स रहते हैं, ये सब फ्री कॉल्स है, शॉर्ट टर्म कॉल्स लाइक 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, सम टाइम 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक ऑल्सो। ऑप्शन ट्रेडिंग ऑल्सो है, पोर्ट एंड कॉल की ऑप्शन राइटिंग भी करते हैं, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज भी बनाते हैं। एंड हमारा जो मेन यूएसपी है वो आईपीओ एनालिसिस की है। हालांकि लास्ट कुछ महीनों में आईपीओ का इतना अच्छा रिस्पांस नहीं था, आईपीओ मार्केट में नहीं आए कोरोना के कारण, कोविड के सिचुएशन के कारण। बट अब मार्केट काफ़ी अच्छा सुधर चुका है, आईपीओ मार्केट के अंदर आ रहे हैं। तो ये वीडियो जानना आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक होगा, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे साथ बने रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से हमारा जो मेन मकसद है वो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है जो हम कवर करेंगे, जैसे कि ये आईपीओ होता क्या है, मतलब इसका मीनिंग क्या है, फिर कंपनी आईपीओ लाती क्यों है, उसके पीछे के कारण क्या है, फिर आईपीओ का प्रोसीजर क्या होता है, कंपनीज आईपीओ को कैसे मार्केट में लेके आती है, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे प्राइसिंग की। हम यहाँ पे प्राइसिंग एक इन्वेस्टर के नज़रिए से प्राइसिंग देखेंगे। फिर कंपनी के डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ के बारे में देखेंगे कि रोड शोज़ कैसे होते हैं, मतलब आइडिया लेंगे। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बड़े इन्वेस्टर को, एचएनआई इन्वेस्टर को, रिटेल इन्वेस्टर को कैसे अट्रैक्ट किया जाता है। फिर हम एज एन इन्वेस्टर, एक रिटेल इन्वेस्टर से के रूप में देखेंगे कि अपने को, मेरे को अगर आईपीओ अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो उसका प्रोसीजर क्या है वो सब देखेंगे। और आगे भी हम देखेंगे क्राइटेरिया क्या क्या रहता है आईपीओ को सेलेक्ट करने का। ऐसा तो है नहीं कि हर आईपीओ आया वो 100% सही होगा, तो आईपीओ को सेलेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शेयर अलॉटमेंट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आईपीओ लिस्टिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम। ये छोटी इन्फॉर्मेशन है बट ये आईपीओ को बहुत सपोर्ट करता है, आईपीओ के मार्केट को बहुत स्ट्रांगली करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एक एक करके टॉपिक लेते हैं, आपको समझ में आएगा। अगर कुछ आपकी क्वेरी हो तो कृपया करके आप अपनी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। तो ये इनिशियल पब्लिक ऑफ़र होता क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफ़र बहुत सिंपल होता है। अगर कंपनी पहली बार अपने शेयर ले जाके पब्लिक को ऑफ़र करती है, उससे पहले कंपनी जनरली एंजल इन्वेस्टर्स को, फैमिली फ्रेंड्स को, या फिर पी प्राइवेट इक्विटीज़ को, या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट को ही इन देती है। तो उनका एक स्मॉल ग्रुप रहता है। बट यहाँ पे ये पब्लिक को पहली बार जब ऑफ़र करती है तो वो आईपीओ के थ्रू ऑफ़र होता है। अब कंपनी आईपीओ लाती क्यों है, मीन्स एक कंपनी के आईपीओ लाने के पीछे का सबसे बड़ा मकसद क्या होता है, तो जानिए। सबसे बड़ा मकसद होता है
इन्वेस्टमेंट, आईपीओ मीन्स कंपनी पब्लिक से पैसा चाहती है कि आप पैसा इन्वेस्ट करें हमारी कंपनी में। पैसा क्यों इन्वेस्ट करें? फॉर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मीन्स अगर कोई कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग में है तो उनको न्यू प्लांट लगाने हो सकते हैं, न्यू बिजनेस करना सकता है, न्यू प्रोडक्ट लगाना हो सकता है। जैसे फार्मा कंपनी है, कुछ नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है कुछ पर्टिकुलर बीमारी के लिए, कुछ तो उसके लिए उनको रिसर्च की ज़रूरत होती है, हाई वैल्यू रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर, तो कंपनी को बड़े फंड की ज़रूरत होती है, तो वो आईपीओ के थ्रू पैसा रेज कर सकते। न्यू बिजनेसेस, अगर कंपनी एग्जिस्टिंग बिजनेस में है, वो कुछ न्यू बिजनेस में जाना चाहती है, जैसे आईटी कंपनी है ऑलरेडी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में सर्विसेज दे रही है, उनके सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, तो वो किसी दूसरे सेक्शन में जाना चाहते हैं, वहाँ पे उनको अच्छा पोटेंशियल है, तो उनके लिए उनको इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट, मार्केट रीच के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है डेट स्ट्रक्चरिंग। डेट स्ट्रक्चरिंग मतलब कुछ कंपनी ऑलरेडी लोन लेके बैठे हैं और लोन के कारण उनकी बैलेंस शीट के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस आ रहा है, बिकॉज लोन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो उनका जो एट द एंड ऑफ द डे नेट प्रॉफिट है और ईपीएस है, उसके ऊपर ज़रूर कुछ न कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है। हालांकि कंपनी का बिज़नेस काफ़ी फंडामेंटल है, कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, प्रमोटर्स के जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छे है, तो इस केस में कंपनी क्या सेलेक्ट करती है, रादर लोन लेके वो कंपनी पब्लिक को ऑफ़र करती है अपने स्टॉक, पब्लिक से मनी लेती है और वो मनी अपने डिफरेंट लोन्स को पे ऑफ करके अपना जो इंटरेस्ट लोड है, उनके इंटरेस्ट पे आउट है अपने बैलेंस शीट में, उसको रिड्यूस करती है, तो उसके फ्यूचर विल बी वेरी गुड। कंपनी का जो बॉटम लाइन है, जो उनका प्रॉफिट है, वो काफ़ी इम्प्रोवाइज होता है, वो आगे बढ़ती है। सेकेंड रीज़न, थर्ड रीज़न कुड बी एग्जिस्टिंग, जो रहते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, वो निकलना चाहते हो। जैसे कंपनी स्टार्ट हुई, कुछ फ्रेंड्स ने दिए, कुछ फैमिली ने मनी इन्वेस्ट की, या कुछ छोटे इन्वेस्टर लाइक पी इन्वेस्टर हो गया, एंजल इन्वेस्टर हो गया ना, कुछ कारणवश कंपनी के जो इन्वेस्टर है उनको मूव आउट करना है, तो उस केस में भी कंपनी कभी कभार आईपीओ लेके आती है। तो आईपीओ के थ्रू इन्वेस्टर, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, अपनी इक्विटी ओपन मार्केट में शेयर्स आईपीओ के थ्रू सेल आउट करती है। और सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि समटाइम कस्टमर वांट टू इंक्रीज देयर बेस, अपना मतलब कंपनीज अपने बेस को बढ़ाना चाहते हैं, इन्वेस्टर के बेस को। अभी तक उनका जो इन्वेस्टर बेस है वो बहुत लिमिटेड है, उनका इन्वेस्टमेंट बेस लिमिटेड लोगों के पास होता है, बट जब कंपनी पब्लिक इशू में जाती है तो उनका इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा आता है, लाखों लोग उनसे जुड़ते हैं, बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड जुड़ते हैं, रिटेल इन्वेस्टर जुड़ते हैं, तो ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है। अब आईपीओ का प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। कुछ स्टेप्स होते हैं, सेलेक्टिंग, अंडरराइटिंग, ड्यू डिलीजेंस एंड फाइलिंग, प्राइसिंग, देन स्टेबलाइजेशन एंड ट्रांजैक्शन। सो ये कुछ जो पॉइंट है ये काफ़ी टेक्निकल पॉइंट है, ये एक रिटेल इन्वेस्टर और या फिर नॉर्मल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा डीप में जाने के नहीं होते, बट हाँ, प्राइसिंग ऐसी पार्ट है जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर को समझना चाहिए, उससे उनको ज़रूर आइडिया मिलता है कि शेयर का आंकलन जो है, प्राइस का आंकलन है, मूल्यांकन है, वो बहुत सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अभी आगे बात करते हैं, प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट प्राइसिंग, जो एक रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एबीसी कंपनी है, वो मार्केट में आईपीओ लेके आना चाहती है। करंट कंपनी का जो करंट वैल्यूशन है वो 10,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी अपना 20% इक्विटी को डाइल्यूट करके 2,000 करोड़ रुपए मार्केट से और रेस करना चाहती है। तो रेस करने के लिए 2,000 कंपनी प्राइसिंग के हिसाब से 10 करोड़ शेयर 200 के रुपीज़ में लेट्स से इशू करती है। अब एज़ पर सेबी के रूल गाइडेंस, आईपीओ के जो लॉट साइज़ है, मिनिमम लॉट साइज पर इन्वेस्टर है, वो कुछ भी कुड बी 130, 150 और 160 भी हो सकते हैं। एंड सिंगल रिटेल एप्लीकेशन अप्रॉक्सीमेटली 15,000 के आसपास होता है, जो कि पहले मतलब इन 2000, अर्ली 2000, 2010 ऐसा
वो 2 लाख तक होते थे, एंड उसमें आपको जितना कैपेसिटी आप लगा सकते हैं, बट उस वक्त 2 लाख की एप्लीकेशन हुआ करती थी। तो इन्होंने कम कर दिया, तो उसमें नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर और नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन बढ़ गए हैं। तो अब प्राइसिंग किस प्रकार की होती है एक रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कभी कभार कंपनी फिक्स प्राइसिंग रखती कि ये प्राइस फिक्स है आईपीओ के लिए, आपको इस प्राइस पे अप्लाई करना है। तो जैसे कि एग्जांपल दिया, कंपनी ने 200 रुपये फिक्स कर लिए और आपको अप्लाई करना है। तो जनरली जो बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं या फिर एचएनआईज होते हैं, उनको फिक्स प्राइस में इतना मोटिवेशन नहीं लगता है। तो नाउ-ए-डेज़ कंपनी फिक्स प्राइस की स्ट्रेटजी की बजाय बुक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज में ज़्यादा इन्वॉल्व है। उसके अंदर जनरली एक प्राइस रेंज दिया जाता है इन्वेस्टर्स को, उनके कंफर्ट लेवल के हिसाब से वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। प्राइस लेवल, प्राइस बैंड बोलते हैं। जो सबसे कम प्राइस होता है उसको हम फ्लोर प्राइस बोलते हैं, और जो सबसे ज़्यादा प्राइस होता है उसको कट ऑफ प्राइस बोलते हैं। और एज पर सेबी रूल, फ्लोर प्राइस एंड कट ऑफ प्राइस के बीच में डिफरेंस 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब प्राइस, किस प्राइस पे आईपीओ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो हम आगे के सेक्शन में पढ़ेंगे। तो ये प्राइसिंग के बारे में था। अब आईपीओ डिस्ट्रीब्यूशन, आईपीओ फाइल हो चुका है, आईपीओ का प्रोसेसिंग हो चुका है। अब आईपीओ को मार्केट में प्रमोट करने का काम होता है इन्वेस्टमेंट बैंकर का। तो आईपीओ को प्रमोट कैसे किया जाए, आईपीओ को किन किन इन्वेस्टर को पिच किया जाए, तो ये बहुत बड़ा रोल होता है इन्वेस्टमेंट बैंकर के। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका आप किस प्रकार से, आपकी कंपनी किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट क्यूआईबी को प्रपोज करती है। लाइक म्यूचुअल फंड, पीई, बिग बैंक, एएमसीज, ये बड़े कस्टमर्स होते हैं। उनके बाद आते हैं एचएनआईज। एचएनआईज नेट हाई नेटवर्थ एचएनआईज होते हैं। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो अट्रैक्ट करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। रिटेल इन्वेस्टर इज़ व्हाट द लार्ज कंटेंट ऑफ इन्वेस्टर विच गिव, आपको छोटा, कंपनी को छोटा अमाउंट देती है, बट एक बड़ा सेगमेंट होता है। तो अट्रैक्ट करना इम्पॉर्टेंट होता है रिटेल इन्वेस्टर को भी। अब मार्केटिंग डिफरेंट प्रकार से होती है। काफ़ी टाइम कंपनीज़ के जो मीडिया पार्टनर होते हैं वो होल्डिंग के थ्रू करते हैं, होर्डिंग्स लगाते हैं, रोड शोज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, स्पेसिफिक बिजनेस चैनल्स के अंदर ऐड प्रमोट करते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक इंटरव्यूज़ करते हैं। तो ये वे से, ये पर्टिकुलर वे से वो काफ़ी फ्यूल करते हैं और काफ़ी अच्छे से आईपीओ को पोजीशन करते हैं मार्केट में। बट एक रिटेल इन्वेस्टर और एचएनआई के पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीओ को जब अच्छा डिसाइडिंग होता है कि आईपीओ इन्वेस्टमेंट बैंकर उसको कितना अच्छे से प्रेजेंट कर पाए मार्केट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो समझ लिया आईपीओ के बारे में, प्रोसीजर क्या होता है, वो कैसे मतलब आगे बढ़ता है, कैसे क्या करते हैं। बट एक रिटेल इन्वेस्टर, मेरे पास जो कम लागत है, मेरे पास पैसा कम लगाने के लिए, तो मैं अपना हार्ड अर्न मनी सोच समझ के इन्वेस्ट करूँगा। तो आईपीओ को लगाने से पहले आपको ये कैसे पता पड़ेगा कि आपको किस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए, किस आईपीओ में पैसा नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि हर साल बहुत सारी कंपनी आईपीओ लाती है, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि हर कंपनी बहुत अच्छी है, उसके आईपीओ से रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट ऐसे डालने की कोशिश किया है कि इससे आइडिया आ सकता है कि आप फिल्टर कर सकते हैं कि कौन सा आईपीओ लगाया जा सकता है जिससे लिस्टिंग गेन या फिर लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बिज़नेस, कंपनी का बिज़नेस किस प्रकार का है, कंपनी कोई यूनिक बिज़नेस में है, कंपनी रेगुलर बिज़नेस में है, या फिर कंपनी का जो बिज़नेस है वो काफ़ी अग्रेसिव है, वो अच्छा है। तो कुछ सेक्टर में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि बिज़नेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यूनिकनेस बिज़नेस में आपको इन्वेस्ट करने के लिए रिस्क ऐसा होता है कि वो नया बिज़नेस है तो इन्वेस्टर थोड़े हेजिटेट होते हैं। बट अगर लॉन्ग टर्म का व्यू देखें इन्वेस्टर ने, इफ सी अच्छा पोटेंशियल लगे, तो यूनिक बिजनेस में ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। रेगुलर बिजनेस में विजिबिलिटी कम होती है, बट अगर रेगुलर बिजनेस फंडामेंटली साउंड हो, कंपनी अच्छा कर रही है, मार्केट में ऑलरेडी अच्छी नाम बना चुका है, तो कंपनी से इट्स गुड फॉर कंपनी टू मेक अ विजिबिलिटी फॉर द आईपीओ। फिर प्रमोटर हिस्ट्री,
प्रमोटर की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्रमोटर किस प्रकार से कंपनी को स्क्रैच से आगे लेके आए हैं और उनके क्या प्लान है आगे, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कंपनी के प्रोडक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है एंड कंपनी का आइडियाज़ बहुत इंटरेस्टिंग है और सर्विसेज बहुत यूनिक है, तो डेफिनेटली कंपनी विल डू बेटर इन द फ्यूचर। तो कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में ज़रूर थोड़ी सी जांच पड़ताल करें, इससे आपको आइडिया आएगा कि आने वाले टाइम में कंपनी क्या कर सकती है। फिर कंपनी के पास फाइनेंशियल आप थोड़ा से एनालाइज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 10 साल के, आप रिसेंटली 3 ईयर या 4 ईयर के बेसिक फाइनेंशियल कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि सब कंपनी का सेल्स ग्रोथ कितना है, रेवेन्यू ग्रोथ कितना है, वो कंसिस्टेंट ग्रोथ पे है कि नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कितना है, जिसको हम पीटीए बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर taxes. PTA is very important, and this is the most important thing for company की कंपनी के पास कितना बड़ा इंटरेस्ट, डेट इंटरेस्ट है और लेट्स से लोन का इंटरेस्ट है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा है बट कंपनी के ऊपर डेथ बहुत ज़्यादा है, तो ये एक रिस्की हो जाएगा। यस, इन्वेस्टर बैंकर इज़ अनदर गुड पॉइंट, बिकॉज दे आर द फ्यूलिंग टू द आईपीओ इन द मार्केट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी का इन्वेस्टर बैंकर कौन है, उसको लीड कौन कर रहा है। फिर आता है पीयर कंपैरिजन, कंपनी का मार्केट के अंदर उनके कौन कौन कॉम्पिटिटर है, वो एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। अगर कंपनी कुछ आईपीओ लेके आती, तो इन्वेस्टर को ये जानना ज़रूरी है कि आईपीओ की कंपनी का उनकी एग्जिस्टिंग पीयर के साथ क्या कंपैरिजन है, फाइनेंशियली उनका मार्केट शेयर, उनकी ग्रोथ, पी रेशियो, टेक्निकल्स, क्या उनका स्टेटस है। इफ़ एग्जिस्टिंग ही कंपनीज आर डूइंग बेटर देन करंट कंपनी और उनकी परफॉर्मेंस इज ऑल्सो गुड, तो रादर बाइंग गो फॉर आईपीओ, इन्वेस्टर देखते हैं कि कंपनी में ही, एग्जिस्टिंग कंपनी में ही इन्वेस्ट करें। प्राइसिंग इन स्ट्रेटजी एनालिसिस इज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर काफ़ी टाइम कुछ आईपीओ मार्केट को अच्छे से इम्प्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी प्राइसिंग जो रहती है वो मार्केट को अट्रैक्ट नहीं कर पाती है, और कुछ टाइम कंपनीज़ के प्राइसिंग इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि मार्केट उसको बहुत ही इम्प्रेसिवली अप्रिशिएट करता है। ग्रे मार्केट मूवमेंट, ये ग्रे मार्केट मूवमेंट होता है कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ बिग पीपल दोज, वो मार्केट के अंदर आईपीओ को मोटिवेट करते हैं, आईपीओ को रेगुलेट करते हैं, उनके प्रीमियम के बारे में वर्कआउट करते हैं। तो ग्रे मार्केट के प्रीमियम को हमेशा वॉच करिए, उसके ट्रेंड को हमेशा देखिए। अगर ट्रेंड अच्छा है, पॉजिटिव ट्रेंड है, तो आईपीओ की लिस्टिंग गेन और आईपीओ के आगे बढ़ने के चांसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आईपीओ टाइमिंग, ये जनरली इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है जब मार्केट साइडवेज में हो, मार्केट नॉर्मल चल रहा हो, जिसमें डेली अप एंड डाउन्स होते हैं। तो उस बेसिस पे आईपीओ को कभी इतना टाइमिंग का खतरा नहीं होता है। बट हाँ, अगर टाइमिंग सही नहीं हो, इफ़ टाइमिंग इज़ नॉट राइट, तो आपके जितने भी फंडामेंटल्स हो, कंपनी के जितने भी अच्छे हो, आईपीओ के जो अपन ने ऊपर बात की है, कंपनी के बारे में, पीयर के बारे में, प्राइसिंग, इन्वेस्टर बैंकर, एवरीथिंग, वो कुछ काम नहीं आ पाएगा अगर वक्त सही नहीं हो। इसका लेटेस्ट एग्जांपल है एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड कोविड सिचुएशन से पहले लॉन्च हुआ था। आईपीओ का बहुत ज़बरदस्त ग्रे मार्केट में रिस्पांस हुआ, आईपीओ बहुत बड़ी अमाउंट में सब्सक्राइब हुआ। बट सब्सक्राइब होने के बाद जैसे कोविड का इफ़ेक्ट आया, सब्सक्राइब और लिस्टिंग के बीच में जैसे ही कोविड का इफ़ेक्ट आया, आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्रैश हो गया। इवन आईपीओ लिस्टिंग डे के दिन गेन की जगह हेवी लॉसेस बुक किए गए। सो आईपीओ टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज ध्यान रखें। अगर आईपीओ सही वक्त पे ना आए तो बेटर आपका पैसा सेव करें। अब आईपीओ अप्लाई कैसे करना, ये थोड़ी सी जानकारी है। अगर आपने कभी देखा होगा कि आईपीओ सब्सक्राइब हो गया, रिटेल इन्वेस्टर 10 टाइम सब्सक्राइब हो गए हैं, तो मतलब 10 गुना लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है। हालांकि एप्लीकेशन प्रोसेस होने के बाद पता ये पड़ता है कि जैसे
1.5 लाख एप्लीकेशन में 25,000 50,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। अब रिजेक्शन के बहुत सारे रीज़न होते हैं, फॉर्म में प्रॉब्लम हो सकती है, आपने गलत डिटेल डाल दी, आपका अदर डिटेल्स आर रॉन्ग, और मे बी आपके अकाउंट्स के अंदर फंड का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अब आईपीओ के प्रोसेस के बारे में बात करें, सबसे पहले 2 प्रकार से आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई में आप ऑफलाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपका ब्रोकर आपको फॉर्म देगा, वो फॉर्म आप फिल करके आपकी बैंक डिटेल, अमाउंट और सिग्नेचर के साथ आप अपनी बैंक के अंदर वक्त पे सबमिट करें। दूसरा होता है आपकी नेट बैंकिंग, एट कंफर्ट इन योर होम आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, बट पहली बार कर रहे हैं तो आप ज़रूर किसी की सहायता लेके करें, ताकि आपका एप्लीकेशन व्यर्थ ना जाए। बहुत इजी प्रोसीजर होता है, इसके बारे में भी एक वीडियो फ्यूचर में बनाएंगे, उसका डिटेल आपके साथ शेयर किया जाएगा। अब इन दोनों एप्लीकेशन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में पेमेंट कैसे वर्कआउट होता है। पेमेंट के 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, थ्रू एस्बा और थ्रू यूपीआई। तो एस्बा बेसिकली आपके ऑफलाइन में भी एस्बा का ऑप्शन होता है, आपका ऑनलाइन नेट बैंकिंग में भी एस्बा का ऑप्शन होता है। एस्बा नथिंग बट व्हेन आप अप्लाई करेंगे शेयर, तो आपके अकाउंट से वो पर्टिकुलर अमाउंट, जो भी अमाउंट आपने अप्लाई की है, वेदर इनटू रिटेल इन्वेस्टर और एचएनआई इन्वेस्टर है, आपकी जितनी भी अमाउंट के शेयर आप अप्लाई किए, उतना अमाउंट आपके अकाउंट में फ्रीज हो जाएगा। इट इज़ इनटू लीन बैलेंस, वो आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, बट हाँ, आपका बैलेंस नहीं जाएगा, वो आपका बैलेंस आपके अकाउंट में ही रहेगा। एंड अलॉटमेंट के दिन अगर आपको शेयर अलॉटेड होते हैं, जो भी नंबर अलॉटेड होते हैं, उसके अनुपात में आपका पैसा बैंक अकाउंट से कट जाएगा, और रिमेनिंग पैसा, या फिर अगर आपको अलॉटेड नहीं हुए हैं तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली कुछ वक्त बाद, मतलब 1 या 2 घंटे या अगले दिन ऑटोमेटिकली बैलेंस रिलीज़ हो जाएगा, वो लेन में नहीं रहेगा। दूसरा है यूपीआई, भीम एप्लीकेशन के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ये लेटेस्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, तो काफ़ी लोगों को अभी तक भीम समझ में नहीं आया है, तो उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। डिटेल के अंदर हम आपको समझेंगे कि भीम के द्वारा कैसे आईपीओ को अप्लाई करें, और हम ट्राई करेंगे कि लाइव मार्केट में आपको लाइव आईपीओ अप्लाई करके आपको प्रोसीजर के बारे में समझाएंगे। अब प्राइसिंग कैसे सेलेक्ट करनी है, आप किस वक्त कौन सी प्राइस सेलेक्ट करें, या फ्लोर प्राइस सेलेक्ट करें या कट ऑफ प्राइस सेलेक्ट करें, जो आपके ऑप्शन में आता है, मतलब मिनिमम प्राइस सेलेक्ट करें या फिर मैक्सिमम प्राइस सेलेक्ट करें। तो जनरली ध्यान रहे, अगर आईपीओ ग्रे मार्केट में अच्छा मूवमेंट है, उसको सब्सक्रिप्शन के चांसेस ज़्यादा है, तो आप हमेशा कट ऑफ प्राइस सेलेक्ट करें। कट ऑफ प्राइस सेलेक्ट करेंगे तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर आप लोअर साइड में फ्लोर प्राइस सेलेक्ट करेंगे तो आपसे ज़्यादा लोग, काफ़ी लोग आपसे ज़्यादा रेट पे ख़रीदने के इच्छुक हैं, तो जनरली कंपनी उनको अलॉटमेंट के वक्त हायर प्राइस वाले को अलॉट करते हैं। बट हाँ, अगर आईपीओ सब्सक्राइब नहीं हो पाता, आईपीओ में इतना मतलब लोगों का इंटरेस्ट नहीं हो पाता, या फिर आईपीओ बहुत ही बड़ा हो तो वो फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाता है, उस केस में आप आईपीओ को कट ऑफ प्राइस की जगह फ्लोर प्राइस पे सेलेक्ट करें, तो भी आपको आईपीओ में शेयर अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। अब लॉट साइज़, किस प्रकार की लॉट साइज़ अप्लाई करने, जनरली रेकमेंडेशन ये रहता है कि आईपीओ में सिंगल लॉट जो रिटेलर के लिए डिसाइड किया गया है, वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 14,000 15,000 के बीच में रहता है। समटाइम ज़्यादा भी होता है, कभी कभार कम भी होता है, बट ध्यान रहे आप सिंगल लॉट के लिए प्रेफर करें, क्योंकि सेबी के नए रूल के हिसाब से पहले प्रेफरेंस सिंगल लॉट को, रिटेल इन्वेस्टर में सिंगल लॉट को दिया जाता है, देन 2 लॉट, 3 लॉट और मल्टीपल लॉट अप टू 2 लाख को दिया जाता है। बट इसका मीनिंग ये नहीं कि आप मल्टीपल लॉट में अप्लाई नहीं कर सकते, आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। सेम अगर कंपनी का आईपीओ रिस्पॉन्स अच्छा ना हो मार्केट में, बट आपको पता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, यू हैव गुड एनालिसिस ऑन द कंपनी, तो आप मल्टीपल लॉट में भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट। और हाँ, अगर बहुत बड़ा आईपीओ है जहाँ पे चांसेस हाई है कि मार्केट में आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब होना मुश्किल है, क्योंकि आईपीओ का बहुत बड़ा शेयर अलॉट कर रही है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अलॉट कर रही है, तो उस केस में भी आप ज़्यादा नंबर के शेयर अप्लाई कर सकते हैं। तो
you get the maximum share allotted. अप्लाई के वक्त ध्यान रखें बैंक टाइमिंग और एस बार टाइमिंग। काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो लास्ट मोमेंट पे वेट करते हैं सब्सक्रिप्शन का, QNI का, NNI का या HNI के सब्सक्रिप्शन का वेट करते हैं, और जब कॉन्फिडेंट होता है तभी वो अप्लाई करते हैं। इफ़ आपने एनालिसिस किया है, आपको आइडिया है कि स्टॉक ये पर्टिकुलर पब्लिक इशू अच्छा परफॉर्म करेगा, तो डू नॉट वेट फॉर लास्ट मोमेंट पे ना वेट करते हुए आप एक दिन पहले या फिर लिस्ट क्लोजिंग डे के दिन मॉर्निंग में बैंक में जाके सबमिट करें टाइम पे, या फिर आपके ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू एस बार टाइम पे करें। अदरवाइज़ आपका एप्लीकेशन का चांस जा सकता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको आजकल काफ़ी वेबसाइट्स भी प्रोवाइड करती है। लिस्टिंग गेन काफ़ी वेबसाइट प्रोवाइड करती है, कुछ ब्लॉग्स भी प्रोवाइड करते हैं, कुछ प्राइवेट ग्रुप्स रहते हैं ये चैनल्स, तो वहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो ये ग्रे मार्केट प्रीमियम जनरली कुछ हफ्ते पहले IPO के स्टार्ट होने के कुछ हफ्ते पहले चालू हो जाता है। ये जनरली एक मार्केटिंग एक्टिविटी होती है बाय कंपनी के प्रमोटर्स और कंपनी के इन्वेस्टर बैंकर। वो उनके कनेक्शंस के थ्रू, जो भी मार्केट के बिग बुल्स होते हैं या फिर ऑपरेटर्स होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं, उनके सजेशन के थ्रू वो आइडियाज़ लगाते हैं कि हमारा IPO है या फिर ये IPO मार्केट में किस प्रकार से परफॉर्म करेगा। उसी आधार पर बड़े इन्वेस्टर आंकलन करते हैं कि ये शेयर किस भाव में मार्केट के अंदर लॉन्च होगा, लिस्ट होगा। तो वो जो प्रीमियम होता है उसको बोलते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। और अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम स्टेडिली पॉजिटिव ट्रेंड में रहता है, तो यह एक अनुमान होता है कि कंपनी का जो लिस्टिंग गेन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और कभी कभार ग्रे मार्केट प्रीमियम से भी कहीं बेहतर लिस्टिंग होती है। इसका एग्जांपल आपने देखा होगा IRCTC, डी मार्ट, इंडिया मार्ट और HDFC AMC, इवन SBI कार्ड में भी। तो वहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम हर दिन का बढ़ता जा रहा था, हर दिन का अच्छा बढ़ रहा था बिफोर लिस्टिंग। और लिस्टिंग के दिन स्टॉक ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया एंड अपने ग्रे मार्केट के एक्सपेक्टेशन से कहीं गुना ज़्यादा, कहीं परसेंटेज ज़्यादा लिस्टिंग हुआ। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम एक अच्छा इंडिकेटर है, एक अच्छा प्राइस मूल्यांकन है शेयर किस भाव में लिस्ट होगा। बट हाँ, यह हर वक्त सही नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया SBI कार्ड में मार्केट सिचुएशन इतना ख़राब था कि एक बहुत अच्छे ग्रे मार्केट प्रीमियम होने के बावजूद भी स्टॉक 10 से 15% के लॉस पे खुला है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर ये पूछते हैं कि भाई स्टॉक को लिस्टिंग डे पे बेचना चाहिए, रखना चाहिए या फिर ऐड करना चाहिए। तो जिन लोगों ने स्टॉक इनिशियल पब्लिक ऑफ़र के वक्त ही स्टॉक को एनालाइज़ किया है, कंपनी को एनालाइज़ किया है, कंपनी के जो इम्पोर्टेंट पिलर्स है लाइक फंडामेंटल, देयर प्रोडक्ट्स, देयर स्ट्रैटेजीज, लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन प्लान और देयर प्रमोटर्स प्लस देयर इन्वेस्टमेंट बैंकर एंड देयर पोजीशन इन द इंडस्ट्री, ये 4-5 चीज़ें अगर उन्होंने अच्छे से एनालाइज़ किया है एंड दे फील कि भाई ये इन्वेस्टमेंट करने लायक IPO है एंड आई कैन गो लॉन्ग, तो जनरली रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो जनरली लिस्टिंग गेन के ऊपर प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, क्योंकि जनरली प्रॉफिट अच्छा ही मिलता है, कभी 20%, 40%, 50% मिलता है तो वो निकल जाते हैं। बट जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जिन्होंने बड़ा अमाउंट लगाया होता है और उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से स्टडी किया होता है पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टमेंट के, तो वो लोग इस स्टॉक को लॉन्ग में देखते हैं, लॉन्ग टर्म हॉराइजन में देखते हैं। इवन लिस्टिंग डे के दिन वो अच्छी क्वांटिटी में स्टॉक बाय भी करते हैं। तो अभी हम आगे देखेंगे जो अपन ने इस पर्टिकुलर डिस्कशन में जो बातें की है, उनको हम 2 या 3 पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर कंपैरिजन करके देखेंगे कि स्टॉक का IPO कैसे मार्केट में आया, ग्रे मार्केट में सब्सक्रिप्शन उनका प्रीमियम किस प्रकार से था और उनका लिस्टिंग गेन किस प्रकार से था। और ये काफ़ी चर्चित IPO थे लास्ट 2-3 सालों में, लोगों ने बहुत बहुत बेहतरीन रिस्पांस दिया और इन IPO ने भी एक्चुअली बहुत बेहतरीन मुनाफा कमा के दिया है। तो हम बात कर रहे हैं 3 कंपनी, इंडिया मार्ट,
IRCTC, डी मार्ट जिसको हम वन एवेन्यू सुपर मार्केट भी बोलते हैं, सुपर मार्ट लिमिटेड भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं इनकी इश्यू डेट भी दी हुई है 2017 में। जैसे बताया था कि अभी आजकल ज़्यादा बुक बेल्ट के ऊपर प्राइस बैंड के ऊपर इश्यूज आते हैं। एंड आप प्राइसिंग भी देख सकते हैं, इंडिया मार्ट समवेयर अराउंड 970, IRCTC 300, नियर 300 एंड डी मार्ट ऑल्सो नियर 300। एंड सिंगल लॉट इन्वेस्टमेंट जो बात किया कि एक बॉल पार्क 15,000 के आजू बाजू रहता है। तो आप देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग इम्पॉर्टेंट है। तो प्रमोटर होल्डिंग ऑल्सो अच्छा है कि कंपनी अपना ज़्यादा परसेंटेज शेयर डाइल्यूट नहीं कर रही है, में डिसीजन मेकिंग अपने पास रख रही है, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। अब आप इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, सब्सक्रिप्शन जो लिस्टिंग IPO क्लोज होने के दिन जो सब्सक्रिप्शन था उसका रेशियो देखिए। एक कंपनी के जैसे पर्टिकुलर इंडिया मार्ट का 575 करोड़ का IPO कंपनी को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, उसकी जगह कंपनी को 37 टाइम्स ज़्यादा पैसा मिला। एंड वूपिंग देखिए, मतलब दिस इज़ द वूपिंग अमाउंट, अमेजिंग अमाउंट इन IRCTC। कंपनी को जो अमाउंट चाहिए था उसका 111 टाइम पैसा मिला, 111 टाइम। और सेम डी मार्ट में, क्योंकि उनके अराउंड 104 टाइम पैसा मिला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें कंपनी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म बिजनेस में। यहाँ पे आप देखिए हमने थोड़ा सा डाला है कंपटीशन, बिजनेस मॉडल। क्या मतलब बिजनेस मॉडल है, तो ज़रूर इंडिया मार्ट का बिजनेस मॉडल यूनिक है, इनके कंपटीशन कम है। इंडिया के मार्केट में, शेयर मार्केट में, इंडियन इंडेक्सेस में अभी तक कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो इनके बिजनेस मॉडल पे है। हालांकि ग्लोबल लेवल पे ज़रूर इनके कंपटीशन में है, जैसे अलीबाबा है, बट इंडियन मार्केट में लिस्टेड में इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ज़रूर इनका बिज़नेस यूनिक है। सेम प्रकार IRCTC, ये गवर्नमेंट की रेल टिकटिंग का डिपार्टमेंट पूरा मैनेज करती है, कैटरिंग डिपार्टमेंट मैनेज करती है। तो ये यूनिक सर्विस है, अभी तक इनके कंपटीशन में कोई है नहीं। तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इन दिस मार्केट। अगेन डी मार्ट एक यूनिक कंपनी नहीं है, उनका बिजनेस मॉडल यूनिक नहीं है, ऑलरेडी काफ़ी कंपनी इस मॉडल में काम कर रहे हैं। हालांकि उनका यूनिक USPs भी है जो डिस्कस किया था आगे, उनका सेलिंग प्राइस जो काफ़ी कंपनी से बेहतर है, उनका नेटवर्क। सो नेटवर्क सेलिंग प्राइस अगेन मेक वेरी अट्रैक्टिव, IPO को अट्रैक्टिव बनाती है। तो आप देख सकते हैं लिस्टिंग डे का गेन इंडिया मार्ट गेव 34%, IRCTC ने दिया है 128% एंड डी मार्ट ने दिया है 114%। तो एक रिटेल इन्वेस्टर के हिसाब से बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न मिला, मुनाफा बहुत ज़बरदस्त था। तो काफ़ी इन्वेस्टर निकल जाते हैं, रिटेल इन्वेस्टर पैसा लेके। और वहीं पे हमने क्या बोला, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर, HNI इन्वेस्टर, QIB इन्वेस्टर अगर कंपनी में बड़ा पैसा लगाते हैं तो उनका लॉन्ग टर्म होराइजन होता है, वो चाहते हैं कि ये 100% ना कमा के 200-300% कमाएं। तो आप देख सकते हैं कंपनी का एज ऑन डेट इन सितंबर 2020, आप देख सकते हैं कंपनी ने विद इन 1.5 ईयर, ऑन एन एवरेज 1.5 ईयर और 2 ईयर के अंदर कितना परफॉर्मेंस दिया। लिस्टिंग गेन 34%, बट एज ऑन टुडे इट्स ऑलमोस्ट 400%। IRCTC more than 500% and DMart amazingly 740%. So always study IPO before you invest. It will give you a really good return in the long term as well as in the listing gain if आपकी स्टडी दमदार हो, आपकी स्टडी में जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है वो आपने कवर किए हैं। 2020 अभी तक इतने IPO मार्केट में नहीं आए क्योंकि कोरोना कोविड की सिचुएशन के कारण। हालांकि अच्छे IPO आए, रोज़ारी बायोटेक, और अभी भी IPO आ रहे हैं, जैसे रूट मोबाइल है। तो नए IPO भी आ रहे हैं मार्केट में। बड़ी बड़ी कंपनी लाइक LIC है, एंजल ब्रोकिंग है, NSE है, लोडा ग्रुप है, इक्विटास्क है, UTI AMC है। तो 2020 अभी 1.5 क्वार्टर या फाइनेंशियल क्वार्टर बचा है, तो होपफुली काफ़ी IPOs मिलेंगे, अच्छा प्रॉफिट का मौका मिलेगा।
हम भी आपको आईपीओ के बारे में डिटेल देंगे, आईपीओ के बारे में वीडियो देंगे, पर्टिकुलर आईपीओ के बारे में कंप्लीट एनालिसिस देंगे। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। ये टेलीग्राम चैनल फ्री है। यहाँ पे हम रेगुलर मेंबर्स को अपडेट देते हैं स्टॉक के बारे में, आईपीओ के बारे में। एंड जो स्टार्ट की प्रेजेंटेशन में बताया था कि मेंबर्स मेकिंग मोर देन 40 to 50,000 इन आवर फ्री ग्रुप। तो ज़रूर आपको भी बेनिफिट मिले। ग्रुप का डिस्कशन टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ ग्रुप ज्वाइन करें। इसके अलावा हमने एक ओपन टेलीग्राम चैट भी रखा है जिसमें काफ़ी मेंबर अपनी स्टॉक के रिलेटेड क्वेरी पूछते हैं, आईपीओ रिलेटेड क्वेरी पूछते हैं, फॉरेक्स, बिटकॉइन, क्रूड ऑयल, एनीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंशियल मार्केट क्वेरीज पूछते हैं। हमारी टीम भी रिस्पॉन्स करने का ट्राई करती है। हमारे मेंबर भी रिस्पॉन्स करने का ट्राई करते हैं। जिनके पास अच्छा नॉलेज है या कुछ स्टॉक में जिनकी पकड़ अच्छी है, वो लोग भी इसको रिस्पॉन्स करते। तो मेरी आशा है कि आपको ये प्रेजेंटेशन, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नए इन्वेस्टर्स को अच्छा समझ में आया होगा। हमने जो पर्टिकुलर आईपीओ के ऊपर डिटेल कंटेंट दिया है, हमने इन्फॉर्मेशन दी है एंड सिंपल इन्फॉर्मेशन दी है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी हम आपके लिए अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। और आशा करते हैं कि आईपीओ से आपको दमदार मुनाफे मिले और आने वाले टाइम में बहुत अच्छे आईपीओ आए और आप भी हमसे जुड़ें। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।